Hello everyone, welcome to Unit 4 of Artificial Neural Network, that is Competitive Learning Neural Network. जिसमें हम सीखेंगे कि न्यूरल सिस्टम पैटर्न कैसे लर्न करता है विदाउट लेबल्स और थ्रू कंपटीशन। इस यूनिट में मेजरली दो चीज़ें हैं, एक तो आर्ट नेटवर्क है और ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप है। उसके अंदर ही कंपोनेंट है फीचर मैपिंग, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फीचर मैप, कंप्यूटर सिमुलेशन, learning vector quantization, adaptive pattern classification. So let's get started. फर्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव लर्निंग। कॉम्पिटिटिव लर्निंग से ही ये समझ में आ रहा है इसके नाम से कि कॉम्पीट करके लर्ना, कॉम्पीट करके लर्न करना। कॉम्पिटिटिव इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन विच न्यूरॉन compete to represent input pattern. Instead of all neuron adjusting their weight, only the winning neuron, the most activated neuron, update their weight. जैसे बाकी न्यूरल नेटवर्क में वेट अपडेट करने के लिए सारे इनपुट के वेट अपडेट करते थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव लर्निंग में जो मोस्ट एक्टिवेटेड न्यूरॉन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा आउटपुट के पास वाला न्यूरॉन है, वो ही विनिंग न्यूरॉन कहलाएगा और सिर्फ उसको ही अपडेट किया जाएगा टू बिकम मोर सिमिलर टू द, यहाँ पे आउटपुट आएगा, मोर सिमिलर टू द आउटपुट. दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ क्लस्टरिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन इन न्यूरल नेटवर्क. The winning neuron typically is one of the best matches of the given input and then updated, while other left unchanged. फिर यही द विनर, इसमें विनर टेक ऑल स्ट्रेटजी वही दिखाया कि सिर्फ विनर न्यूरॉन ही अपडेट होगा इसमें. एल्गोरिदम देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव लर्निंग की. वेट इनिशियलाइज करना, स्मॉल रैंडम वैल्यू टू द वेट, इनपुट प्रेजेंटेशन, प्रोवाइड इनपुट वेक्टर टू द नेटवर्क. फिर कंप्यूट एक्टिवेशन, कैलकुलेट करेगा हर एक न्यूरॉन अपना एक्टिवेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एंड वेट, ये इसका फॉर्मूला है. फिर विनर चूज करना है यूजिंग WTA रूल, ये है रूल. ये 3 रूल के हिसाब से अपने को विनर सिलेक्ट करना है और अपडेट द वेट ऑफ द विनर और नेक्स्ट रिपीट अंटिल कन्वर्ज. ये स्टेप्स होती है कॉम्पिटिटिव लर्निंग में. पहले रैंडमली इनिशियलाइज किए, फिर इनपुट वेक्टर का प्रेजेंट करें इनपुट वेक्टर, फिर कैलकुलेट करें एक्टिवेशन और फिर सिलेक्ट करें विनर और अपडेट. सिंपल ही है कॉम्पिटिटिव लर्निंग. ये डायग्राम आर्किटेक्चर के थ्रू समझ सकते हैं. इनपुट लिए, इनपुट लेयर में डालें उसको, फिर कंपटीशन, ये जैसे 3 न्यूरॉन का कंपटीशन हो रहा है और जो न्यूरॉन सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके वेट अपडेट करेंगे. ये 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 जो है कंपटीशन लेयर कहलाएगी और जो विनिंग न्यूरॉन होगा वो आउटपुट में जाएगा. एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव लर्निंग. कॉम्पिटिटिव लर्निंग के एप्लीकेशन देख लेते हैं. It has several powerful application like clustering, k-means clustering, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें भी यूज होता है. पैटर्न रिकॉग्निशन में यूज होता है. वेक्टर क्वांटाइजेशन, ये भी आगे पढ़ेंगे. डेटा कंप्रेशन में यूज होता है और न्यूरल नेटवर्क में. आर्ट सॉम. फिर कंपोनेंट क्या है? पहला इनपुट लेयर, वो जो मैंने बताई थी. सेकंड है कंपटीशन लेयर, जिसमें न्यूरॉन compete करेंगे. और फिर है वेक्टर, वेट वेक्टर रिप्रेजेंट द न्यूरॉन प्रोटोटाइप. ये क्लासेस मतलब क्लस्टर में फॉर्म करने में टाइप आएगा, काम आएगा कि कौन से क्लस्टर में जाएगा. ये फिर नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न क्लासिफिकेशन एंड फीचर मैपिंग. पैटर्न क्लस्टरिंग एंड फीचर मैपिंग. पैटर्न क्लस्टरिंग एंड फीचर मैपिंग आर unsupervised learning technique that unlock valuable insight from the complex data set. क्लस्टरिंग मतलब डिफरेंट पैटर्न्स को क्लस्टर में डिवाइड करना. फीचर मैपिंग भी सेम ही है, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स डिवाइड मैप करना हर एक डेटा पॉइंट को. ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट. विजुअलाइजेशन मतलब डेटा को विजुअलाइज करने के लिए 2D और 3D फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना. फीचर मैपिंग, प्रोजेक्ट द डेटा टू लोअर डायमेंशन, ये हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट है पैटर्न क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग द सिमिलर डेटा आइटम टुगेदर. लाइक इसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, उनको ग्रुपिंग करना. एप्पल, ये स्ट्रॉबेरी, और ये इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ये कौन सा फ्रूट है. Grouping a set of data points into cluster based on their similarities. It is an unsupervised learning technique
that does not provide a label data. ये पैटर्न देख के ही क्लासिफाई कर देता है, क्लस्टर में डिवाइड कर देता है। इसमें लेबल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती जैसे सुपरवाइज लर्निंग में पड़ती है। नेक्स्ट है ये वही है क्लस्टरिंग का, पैटर्न क्लस्टरिंग का। पैटर्न डिफरेंट पैटर्न के बेस में क्लस्टर में डिवाइड किए हैं। पैटर्न क्लस्टरिंग के एप्लीकेशन है इमेज सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन, कौन से कस्टमर को क्या चाहिए, उसमें हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग रहती है तो उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट दिखाना ऑनलाइन। कस्टमर सेगमेंटेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनोमली डिटेक्शन, इट कैन हेल्प टू क्लासिफाई हिडन पैटर्न इन द डेटा, सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। जैसे अब ये मिक्स रहेगा तो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है तो उसको क्लासिफाई करना सिंपलर में, जिससे वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट है फीचर मैपिंग। ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं फीचर्स के। जैसे पैटर्न क्लस्टरिंग में पैटर्न को देख के क्लस्टर फॉर्म हो रहे थे, वैसे फीचर मैपिंग में बेस्ड ऑन देयर फीचर्स डेटा आर स्प्लिट। जैसे इसमें ब्लू कलर का डेटा इस साइड आ गया है और पिंक वाला इस साइड। फीचर मैपिंग ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू न्यू फीचर स्पेस, ऑफन इंप्रूविंग द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन पैटर्न। फीचर मैपिंग में एक और चीज होती है, जैसे फीचर में डिवाइड तो करता है लेकिन ये जैसे फीचर मैपिंग को डायमेंशनलिटी रिडक्शन में भी हेल्प करता है। मतलब जैसे ये इनपुट पैटर्न ऐसे पूरे स्प्रेड है तो इसको डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिड्यूस कर देना, जिससे मैं फिर मैं जो फीचर्स है, जो डेटा पॉइंट है, उनको समझने में आसानी होगी। ये हम आगे पढ़ेंगे। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, नॉइस रिडक्शन, इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस। फीचर मैपिंग नेटवर्क, टाइप ऑफ ANN used for dimensionality reduction। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है इसमें, उसको ही डायमेंशनलिटी रिडक्शन कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायमेंशन को रिड्यूस करना और उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करना। डायमेंशनलिटी रिडक्शन में जो अगर हम डायमेंशन रिड्यूस करते हैं किसी डेटा सेट की तो उसके फीचर्स, जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो भी जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो खत्म होने के चांसेस रहते हैं। मतलब अगर डायमेंशन रिड्यूस किए हैं तो वो कंप्रेस किए हैं तो वो जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो मिक्स होके रिड्यूस हो सकते हैं, वो उनमें चेंजेस आ सकते हैं। तो फीचर मैपिंग डायमेंशनलिटी रिड्यूस तो करता है लेकिन फीचर एक्सट्रैक्शन भी करता है। जो इम्पोर्टेंट फीचर है उनको ही रखता है, एक्स्ट्रा जो फीचर है जो काम के नहीं है उनको हटा देता है। मैप हाई डायमेंशनल डेटा इनपुट टू अ लोअर डायमेंशनल स्पेस while preserving the underlying structure and relationship of the data। यही जो मैंने एक्सप्लेन की। फिर इसमें दो लेयर होती है, एक तो इनपुट लेयर और एक आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर कंटेन द इनपुट डेटा विच इज हाई डायमेंशनल और आउटपुट लेयर कंटेन लोअर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट डेटा। फीचर मैपिंग नेटवर्क यूजेस अ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, सिग्मोइड फंक्शन यूज करता है, गॉसियन फंक्शन टू मैप द इनपुट डेटा टू आउटपुट लेयर। ये जो मैंने बताई थी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक यूज करता है। ऑटो इनकोडर, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप्स। The primary goal of the feature mapping network is to reduce the dimensionality, ये मेन फंक्शन है इसका, while preserving the important features। फिर इसके फीचर्स, फीचर मैपिंग नेटवर्क है वाइडली यूज इन मैनी एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ यूज होता है? इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, NLP में यूज होता है ये। यूजफुल इन एप्लीकेशन वेयर हाई डायमेंशनल डेटा इज कॉमन। ये नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये स्टेबिलिटी अश्योर करता है कि न्यू न्यू पैटर्न, लर्निंग द न्यू पैटर्न। फिर प्लास्टिसिटी, ये अगर न्यू पैटर्न लर्न कर रहे हैं तो ओल्ड पैटर्न ना भूल जाए, वो अवॉइड फॉरगेटिंग द ओल्ड वन। रेजोनेंस मतलब जो इनपुट पैटर्न जो प्रीवियसली आए थे उनको स्टोर करके रखना। इसमें दो लेयर मेजरली रहती है, एक तो कंपैरिजन लेयर और एक रिकॉग्निशन लेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है ये कंपेयर करने के लिए यूज होती है और ये रिकॉग्नाइज प्रीवियस पैटर्न को। Adaptive resonance theory, art network, invented by Stephen Rosberg। The basic ART system is an unsupervised learning model. The term resonance refers to a resonant state of a neural network in which category prototype vector matches closely enough to the current input vector। ART matching
leads to resonant state there which permit learning. The network learn only in resonant state. Resonant state में learn करता है pattern. The key innovation of art is use of expectation. As each input is presented in the network, it is compared with the prototype vector, and that is the most closely match. कंपैरिजन लेयर में कंपेयर होता है प्रोटोटाइप वेक्टर से. प्रोटोटाइप वेक्टर मतलब जो आउटपुट जैसा हमको चाहिए उस टाइप के वेक्टर को बोलेंगे, और जो क्लोजली मैच रहता है वो रेजोनेंट में जाके चेक करता है कि प्रीवियस डेटा पॉइंट से कौन सा क्लोजली मैच है और वो सिलेक्ट होता है. द मैच बिटवीन प्रोटोटाइप एंड इनपुट वेक्टर इज नॉट एडिक्वेट. इफ द मैच इज नॉट एडिक्वेट, अगर मैच नहीं हो रहा है, अ न्यू प्रोटोटाइप इज सिलेक्टेड. न्यू डेटा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं. फिर ये इसका आर्किटेक्चर देखते हैं हम आगे. ये स्टेबिलिटी प्लास्टिसिटी डिलेमा को टैकल करने में हेल्प करता है. ये प्रॉब्लम बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क में आती है कि अगर न्यू पैटर्न लर्न किए हैं तो वो पुराने भूल जाते हैं. उसको ही बोलते हैं स्टेबिलिटी. मतलब सिस्टम बिहेवियर डजंट चेंज आफ्टर द irrelevant events. और प्लास्टिसिटी सिस्टम अडेप्ट इज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट इवेंट. अडेप्ट करना. आर्ट नेटवर्क इसको टैकल करने में हेल्प करता है. मेंटेन द प्लास्टिसिटी रिक्वायर्ड टू learn होगा यहाँ. learn new pattern while preventing the modification of pattern. ये आर्किटेक्चर है. ये इनपुट दिए हैं हमने पहले कंपैरिजन लेयर जिसको F1 लेयर बोलते हैं. वहाँ पे कंपैरिजन होगा, और ये जो कंपैरिजन लेयर है यहाँ पे इनपुट जो प्रेजेंट रहेंगे वो रिकॉग्निशन फील्ड में जाएंगे, जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा प्रीवियस डेटा से कि मैच हो रहा है कि नहीं. अगर मैच होता है, कोई आउटपुट मिलता है, तो वो आउटपुट लेयर में जाएगा. यहाँ पे नेक्स्ट आउटपुट लेयर आएगी. और अगर नहीं, जो पैटर्न मैच नहीं हो रहे हैं, वो वापस से कंपैरिजन लेयर में जाते हैं और रीसेट मॉड्यूल में जाते हैं. रीसेट मॉड्यूल में जो है वो अपडेट करता है, रीसेट करता है डेटा को यूजिंग द विजिलेंस पैरामीटर, जो हम आगे पढ़ेंगे. विजिलेंस पैरामीटर जो है वो एक वैल्यू बताता है, मतलब कि मिनिमम कितनी मैचिंग होना चाहिए इनपुट पैरामीटर में और जो हमको चाहिए प्रोटोटाइप जो है उसमें. वो बताता है कि मिनिमम कितने फीचर्स रहना चाहिए, कितना डेटा रहना चाहिए. वो उसके लिए विजिलेंस पैरामीटर यूज होता है. सो इसमें दो मेजर लेयर रहती हैं. कंपैरिजन लेयर जो कंपेयर करने में हेल्प करती है, और रिकॉग्निशन लेयर जो प्रीवियस डेटा से भी हमको आउटपुट देने में हेल्प करती है. और अगर डेटा पॉइंट मैच नहीं हो रहा है किसी भी रेजोनेंस फील्ड में, तो वो वापस भेजती है रीसेट करने के लिए मॉड्यूल को. ये वही जो चीज़ें आर्किटेक्चर में पढ़े उनका एक्सप्लेनेशन है. कंपैरिजन फील्ड टेक द इनपुट वेक्टर एंड ट्रांसफर इनटू द बेस्ट मैच इन रिकॉग्निशन फील्ड. The best match in the single neuron whose set of weight most closely matches the input vector. Best match वही है जो closely है input vector के. The recognition field. Each recognition field neuron output a negative signal proportional that the neuron quality of match to the input vector each of the other recognition field neuron and inhibit their output accordingly. जो अदर रिकॉग्निशन फील्ड न्यूरॉन है जो पहले से प्रेजेंट है उनसे कंपेयर करके आउटपुट जनरेट करता है. इसके लिए विजिलेंस पैरामीटर यूज होता है. आफ्टर द इनपुट वेक्टर इज क्लासिफाइड, अ रीसेट मॉड्यूल कंपेयर्स द स्ट्रेंथ of the recognition match to a vigilance parameter. Vigilance parameter has considerable influence in the system. Vigilance parameter जो है वो है core feature of the art network. It control how similar a new input must be existing. Memory can be accepted. इसका मतलब है कि मिनिमम कितना मैचिंग होना चाहिए इनपुट वेक्टर का कि वो सिलेक्ट हो सके. इसीलिए विजिलेंस पैरामीटर यूज होता है. लास्ट है रीसेट मॉड्यूल जो रीसेट करता है. रीसेट मॉड्यूल कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिकॉग्निशन. यही है स्ट्रेंथ ऑफ द रिकॉग्निशन, चेक करना कि कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए जो इनपुट पैरामीटर है वो विजिलेंस पैरामीटर से. टू मैच द विजिलेंस पैरामीटर, अगर विजिलेंस पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है तो रीसेट करता है. इनकमिंग पैटर्न मैच विद स्टोर्ड क्लस्टर टेम्पर्ड. If close enough to store the template, join best match. Join best matching cluster, weight adapted. If not, the new cluster is initiated. यही है रीसेट मॉड्यूल का काम. नाम से समझ में आ रहा है रीसेट करना बेस्ड ऑन विजिलेंस पैरामीटर. टाइप्स देख लेते हैं अडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी के. पहला है आर्ट 1. ये सिंपलेस्ट है और बेसिक आर्ट स्ट्रक्चर है जो हमने देखे. कैपेबल ऑफ क्लस्टरिंग बाइनरी इनपुट वैल्यू.
फिर सेकंड है आर्ट नेटवर्क, ये एक्सटेंशन ऑफ आर्ट वर्क है जो ये बाइनरी इनपुट वैल्यू का क्लस्टरिंग करने में हेल्प कर रहा है। वैसे ये कंटिन्यूस जो वैल्यू रहती है उनको। फिर है फजी आर्ट। फजी आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फजी लॉजिक एंड आर्ट नेटवर्क, आर्ट मैप। It is a supervised form of art learning where one art learn based on the previous art module, also known as predictive art. फिर F art map, it is a supervised art network with fuzzy logic included. ये दोनों supervised learning में आ जाएंगे। ये advantages है, exhibit stability और plasticity भी, maintain the plasticity, can be integrated and used with various other techniques to give good result. Used in various fields such as mobile robot control, face recognition, land cover classification. फिर है it has got advantages over competitive learning. Competitive learning lack the capability to add new cluster when deemed necessary. इसमें new cluster ऐड करता है reset module जो competitive learning में नहीं होता है। It does not guarantee stability in forming cluster, लेकिन ये stability नहीं गारंटी करता है क्लस्टर में कि एकदम एक्यूरेट ही क्लस्टर फॉर्म होंगे। फिर limitations, some art network are inconsistent like fuzzy art or art1, ये simplest है इसलिए, as they depend upon the order in which the training data, उनके ट्रेनिंग डेटा के ऑर्डर पे वो बेस्ड होता है एंड अपॉन द लर्निंग रेट। ये पैरामीटर ट्यूनिंग में काम के लिए यूज होता है। अगर हम लर्निंग रेट को अच्छे से डिफाइन कर देंगे कि कितना चाहिए तो हमें आउटपुट अच्छा मिल सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर रिकॉग्निशन यूजिंग द आर्ट नेटवर्क, ये आ चुका है पीवाईक्यू में। कैरेक्टर रिकॉग्निशन के स्टेप्स देख लेते हैं। ये कैरेक्टर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है कि अगर हमने कोई इनपुट दिए हैं कि कोई कैरेक्टर ऐसे या ए दे दिए है, एस दे दिए, तो उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है यूजिंग द आर्ट नेटवर्क। तो स्टेप्स इजी है। इसके पहले वही डेटा प्री प्रोसेसिंग करना, डेटा को क्लीन करना, नॉर्मलाइजिंग द इमेज साइज को नॉर्मलाइज करना, एक नॉर्मलाइज फॉर्मेट में लाना इमेज साइज को, कन्वर्टिंग देम इनटू ग्रे स्केल, रिसाइजिंग देम टू अ स्टैंडर्ड साइज। फिर encoding the input, reprocessing image are encoded into a vector representation that can be fed into the art network. आर्ट नेटवर्क के बेसिस पे इसको इनकोड करना इनपुट को कि वो आर्ट नेटवर्क के एज अ इनपुट में यूज हो सके। फीचर एक्सट्रैक्शन सच एज एज डिटेक्शन। फिर आर्ट नेटवर्क ट्रेनिंग, encoded vector are fed into the art network which learn to recognize the pattern in input data. इसमें ट्रेनिंग में लर्न करता है इनपुट डेटा को रिकॉग्नाइज करने का। फिर टेस्ट करना, न्यू इमेज देके उसको टेस्ट करना कि वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं, और अगर नहीं दे रहा है तो फाइन ट्यूनिंग करना नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो ट्रेनिंग डेटा पे वर्क करना, एडिशनल ट्रेनिंग डेटा देना। यही है कैरेक्टर रिकॉग्निशन में। ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमने ए इमेज दिए हैं तो ये मैपिंग कर रहा है, 5x5 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा है पहले इसने। फिर सब सैम्पलिंग डिफरेंट ट्रेनिंग सेट में कि किस किस वे में आ सकता है ये, और उस बेसिस पे मैप करता है और आउटपुट देता है। जो इनपुट इमेज है उसको ट्रेन करके आउटपुट देता है कि रिकॉग्नाइज हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप और ऑल्सो नोन एज Cohen map are a type of ANN that is used for unsupervised learning and data visualization. Cohen maps, ये SOM are designed to represent high dimensional data to a lower dimensional data. जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप होते हैं वो हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है without extracting the important feature while preserving the relationship between the input data. SOM में input layer होती है, input layer a layer of neuron and the output layer. The input layer receive input data which is typically high dimensional data while the output consists of two dimensional grid neuron. इसको आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। ईच न्यूरॉन इन द आउटपुट इज कनेक्ट टू एवरी इनपुट। जो आउटपुट है वो हर एक आउटपुट का जो न्यूरॉन है वो हर एक इनपुट लेयर से कनेक्टेड रहता है वाया सेट ऑफ वेट। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज SOM लर्न टू एडजस्ट इट्स वेट एंड मैप द डेटा ऑन टू द आउटपुट लेयर। भाई सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप से ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैप करना
जो फीचर्स हैं बेस्ड ऑन देम उनसे मैप करना और प्रिजर्व द रिलेशनशिप। इसमें दो चीज़ याद रखने की है। एक तो ये डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है विदाउट चेंजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। ये स्टेप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हमने 200 इनपुट लिए हैं और उसको ये 200 इनपुट को रिड्यूस करके 5x5 के मैट्रिक्स में, मतलब 25 के 25 स्पेस के नोड में ये इनपुट आउटपुट दे रहा है। मतलब 900 डेटा पॉइंट का इनपुट ये 25 डेटा पॉइंट का आउटपुट में दे रहा है। इनको कोहेरेंट स्पेस और ग्रिड बोलेंगे। दिस इज अ 2-डायमेंशनल स्पेस to which our 200 input variable are reduced and then mapped to arrive at our 5 cluster। ये cluster 5x5 के based on their mapping, feature mapping, कौन से feature पे map हो रहा है उससे उनको particular cluster में put करना। ट्रेनिंग प्रोसेस से इन्वॉल्व टू मेन स्टेप, एक तो कंपटीशन और एक कोऑपरेशन। कंपटीशन फेज में डेटा compete करता है जो इनपुट डेटा है प्रेजेंट टू द नेटवर्क एंड ईच न्यूरॉन इन द आउटपुट लेयर कैलकुलेट इज एक्टिवेशन फंक्शन। ये वही कॉम्पिटिटिव लर्निंग में जैसे हमने पढ़े थे। फिर द न्यूरॉन इन द हाईएस्ट एक्टिवेशन फंक्शन नोन एज विनर, वही जो अच्छे मतलब जो जिसका हाईएस्ट एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो विनर कहलाएगा। और जो कोऑपरेशन फेज है, द वेट ऑफ विनर एंड द नेबरिंग न्यूरॉन आर एडजस्टेड। कंपटीशन न्यूरॉन में जो आया है विनर न्यूरॉन, उसका वेट और उसके नेबरिंग न्यूरॉन का वेट एडजस्ट करना क्योंकि आउटपुट सही आ सके टू पुल द विनर न्यूरॉन क्लोजर टू द इनपुट डेटा। Once the SOM network is trained, it can be used for data visualization। जैसे यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन और क्लस्टरिंग के लिए यूज हुआ है। SOM network map the input data onto the output layer। ये एल्गोरिदम है वही, पहले इनिशियलाइज करना, फिर इनपुट डेटा प्रेजेंट करना, न्यूरॉन सेलेक्ट करना बेस्ड ऑन द कंपटीशन, फिर अपडेट करना वो विनिंग न्यूरॉन को और उसके नेबरिंग वेट्स को, रिपीट करना अंटिल इट रीच द कन्वर्जेंस, फिर विजुअलाइजेशन में यूज करना। टू बेसिक फीचर मैपिंग मॉडल्स, ये आ चुका है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। एक तो यही है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप, कोहेरेंट मैप, ये जो पढ़े हमने। और दूसरा है रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क। इट इज अ टाइप ऑफ ANN दैट यूज फॉर फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन एंड क्लासिफिकेशन। कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। हिडन लेयर में जो रहता है वो रेडियल बेसिस फंक्शन रहता है जो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट डेटा को इनटू हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस and output perform a linear combination of transformed data to produce a final output। ये particularly useful होता है approximation के लिए। जो complex non-linear feature होते हैं उनके लिए approximation के basis पे ये output देता है। properties of feature mapping, hierarchical feature mapping representation, hierarchy में represent करना, स्पेशल रिलेशनशिप प्रिजर्व करना, जो डेटा पॉइंट की रिलेशनशिप है वो प्रिजर्व करके रखना जो आउटपुट देने में हेल्प करेंगी। नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज होता है, जो नॉन लीनियर डेटा पॉइंट रहते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने में। पैरामीटर शेयरिंग, शेयर पैरामीटर बिटवीन द न्यूरॉन, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। जो एक्स्ट्रा पैरामीटर है उनको रिड्यूस करना जो यूजफुल नहीं है ट्रेनिंग के लिए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, डायमेंशन रिड्यूस करना, यही सब है इसके फीचर मैपिंग के प्रॉपर्टीज में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन आर द मॉडल दैट यूज कंप्यूटेशनल मेथड एंड एल्गोरिदम टू इमिटेट एंड एनालाइज द रियल वर्ल्ड फिनोमेना। कंप्यूटेशनल मेथड यूज करता है कंप्यूटेशनल सिमुलेशन टू एनालाइज द रियल वर्ल्ड फिनोमेना और प्रोसेसेस। पावरफुल टूल फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डिसीजन मेकिंग। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन देख लेते हैं। जैसे डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, जो डिस्क्रीट इवेंट होते हैं जैसे कि क्यूइंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, उनमें हेल्प करता है ये मॉडल, सिमुलेशन मॉडल। नेक्स्ट है एजेंट बेस्ड सिस्टम, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट, हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। ये AI में भी पढ़े थे हमने। एजेंट लर्न करके जो इन्वायरमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करके ये आउटपुट देता है। फिर कंटिन्यूस सिमुलेशन, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए डिस्क्रीट इवेंट था, कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए कंटिन्यूस जो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली,
ओवर द टाइम, जैसे वेदर, टेम्परेचर आ सकता है इसका एग्जांपल। फिर लास्ट है मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ये रैंडम सैम्पलिंग पे बेस है, रैंडम टेक्निक पे यूज होता है ये टू मॉडल द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड आउटकम। फाइनेंस में यूज होता है, रिस्क एनालिसिस में। Computer simulation are valuable because they can use to explore complex system। अब इसमें computational power यूज हो रही है तो complex system में यूज होता है, टेस्ट hypothesis में इसके लिए important हो सकता है complex system को learn करने के लिए। They can also be used to optimize system performance, improve the design। इनके कुछ limitations भी हैं computer simulation के। Accuracy और reliability depend on the quality of data। अब data पे depend करता है कि कितनी accuracy provide करेगा वो। Their complexity and variability of the system being modeled, it is important to create carefully validate and verify simulation। computationally वर्क कर रहा है तो चेक करते रहना कि सही वैल्यू है कि नहीं प्रेजेंट, वो सब। लर्निंग वेक्टर क्वांटाइजेशन का काम होता है, जो इनपुट डेटा है उनको प्री डिफाइंड कैटेगरीज में डालना, मतलब क्लासिफिकेशन करना। ये एल्गोरिदम स्पेशली यूजफुल है जब डेटा लेबल्ड होता है, 3 क्लासेस 3 प्रोटोटाइप्स, और हमें जल्दी और एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए होता है तो एलवीक्यू यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा लर्निंग फ्रॉम एग्जांपल। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम, ये सुपरवाइज इसलिए लेबल डेटा प्रेजेंट है यूजिंग एआई फॉर क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन टास्क। It is a type of NN that learn to classify input data into a predefined categories based on the label training data। Work by building a set of prototype vectors which represent each category, जैसे smile, ये sad, ये सब। During training, the algorithm update this prototype vector based on the similarity between each input data point। देख लेते हैं आगे इसकी स्टेप्स। पहली है इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले एल्गोरिदम कुछ प्रोटोटाइप वेक्टर बनाती है, हर कैटेगरी के एक रिप्रेजेंटेटिव। उसको ही प्रोटोटाइप वेक्टर बोलेंगे कि कौन सी कैटेगरी प्रेजेंट है, कौन से प्रोटोटाइप है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है इनपुट डेटा प्रेजेंटेशन। हर बार एक इनपुट वेक्टर और उसका लेबल नेटवर्क, उसको लेबल नेटवर्क दिया जाता है, ये ट्रेनिंग डेटा होता है, प्रेजेंट टू द नेटवर्क वन एट अ टाइम। न्यूरॉन सिलेक्ट अब हर इनपुट के लिए सिस्टम चेक करता है कि कौन सा प्रोटोटाइप सबसे क्लोज है और उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट करता है। प्रोटोटाइप अपडेट, अगर सिलेक्टेड प्रोटोटाइप का लेबल इनपुट लेबल के साथ सेम है तो वो उस इनपुट को उस प्रोटोटाइप में डालता है, जिससे उसको ही प्रोटोटाइप अपडेट कहते हैं। क्लोजेस्ट टू द इनपुट पॉइंट इज अपडेटेड टू बी मोर सिमिलर टू द इनपुट डेटा पॉइंट। फिर रिपीट करना स्टेप 2 और 4, जब तक हर वेक्टर प्रोटोटाइप अच्छे से अपडेट ना हो जाए और सारे न्यूरॉन अपने अपने क्लासिफाई ना हो जाए। क्लासिफिकेशन वंस द algorithm is trained, it can be used to classify the new input data point based on the distance। LVQ is a simple and effective algorithm for classification and PR task। sensitive to initial position of the prototype, बाद में अपडेट होती है तो वो सही हो जाता है बेस्ड ऑन द इनपुट, लेकिन एक्यूरेसी में भी अफेक्ट होता है इसका अगर डेटा पॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है तो। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा अडेप्टिव पैटर्न क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम जो टाइम के साथ नए पैटर्न को ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब सीख जाते हैं। ये स्पेशली यूजफुल होता है जहाँ डेटा डायनामिकली चेंज हो, जैसे एनएलपी में, इमेज रिकॉग्निशन में, स्पीच रिकॉग्निशन में। Adaptive pattern classification algorithm typically involve the use of ANN, which are designed to mimic the structure and function of the human brain। यही सब है। आउटपुट ऑफ ईच न्यूरॉन का ये वर्किंग है। दिस नेटवर्क आर consist of interconnected node or neuron, each of which receive a input signal, process them using a mathematical function। ये वही इनपुट से इनपुट को प्रोसेस करेगा मैथमेटिकल फंक्शन में टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। आउटपुट सिग्नल ऑफ ईच न्यूरॉन इज देन ट्रांसमिटेड टू द अदर न्यूरॉन नेटवर्क। ये स्टेप्स हैं। पहली है ट्रेनिंग फेज। एल्गोरिदम को लेबल डेटा दिया जाता है, न्यूरल नेटवर्क वेट को एडजस्ट करते हैं ताकि आउटपुट सही आए ट्रेनिंग फेज में। और टेस्टिंग फेज में नए डेटा पॉइंट्स देके हम टेस्ट करते हैं, मॉडल को टेस्ट किया जाता है, एक्यूरेसी चेक होती है। फिर जैसे जैसे हम डेटा देते हैं वैसे उनके बेसिस पे जो
एडेप्टिव पैटर्न क्लासिफिकेशन का जो मॉडल रहता है वो अडेप्ट करता रहता है न्यू डेटा पॉइंट के थ्रू। आउटपुट can be implemented using various type of ANN, including feed forward, recurrent, CNN. They can also incorporate other technique such as reinforcement.